हिमाचल प्रदेश यानी कि 12 नवंबर 2022 को जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके विषय में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो अभी दैनिक ट्रिब्यून में अभी स्वेच्छा से सेवा मुक्त जिन्होंने ली है, जिनका नाम है रंजू एरी जी। सो मैम के साथ हम चर्चा करेंगे मौजूदा इस समय जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जो आगे कंटेस्ट होता है उसके साथ आम आदमी पार्टी भी है। तो लास्ट टाइम जिस इशू के ऊपर महंगाई के मुद्दे पे जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसी पॉइंट के ऊपर इस समय जो कांग्रेस पार्टी कंटेस्ट कर रही है। तो इशू सेम है, लास्ट टाइम उस पॉइंट पे वो जीते थे, इस समय कांग्रेस पार्टी उसी पॉइंट पे जो कंटेस्ट कर रही है। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने पहले तो बात की है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बेसिकली फाइट इज़ बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। आप कहीं कहीं पे कुछ उनके कैंडिडेट्स का इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस लेवल पे हिमाचल में आपने अपना कैंपेन शुरू किया था, मुझे लगता है वो दिल्ली के जो उनके मंत्री हैं सतिंदर जैन, उनकी अरेस्ट के बाद वो काफ़ी नीचे आया और शायद उनको समझ भी आ गई है कि हिमाचल में अभी वो उनका एग्जिस्ट कर पाना, क्योंकि पंजाब में जिस तरह का गवर्नेंस है इस समय, उसके बाद ऐसा लगता है कि उसका इम्पैक्ट हिमाचल में ज़रूर पड़ रहा है। और उसके बाद जो जिस तरह वहाँ विधानसभा के बाहर नारे लगाए गए, या कुछ लोगों ने हिमाचल की मनाली वगैरह की सड़कों पे जिस तरह के वो नारे लगाए हैं, तो वो उसका सारा जो हिमाचल में जा रहा है वो सारा दोष शायद वो आपका मान रहे हैं कि आप शायद ऐसे असामाजिक तत्वों से मिला है। तो हिमाचल में वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उनका पड़ नहीं पाया, लेकिन इंडिविजुअली कुछ कैंडिडेट्स उनके स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन जीत पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया, महंगाई बहुत बड़ा इशू है। पिछली बार बीजेपी महंगाई के इशू पे जीती थी और इस बारी कांग्रेस ने जो महंगाई को इशू बनाया। तो पिछली बारी भी महंगाई इशू कांग्रेस ने ही ज़्यादा बनाया था, क्योंकि सेंटर में जो थी वो मोदी की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी लेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। इस बारी भी जो है वो सेंटर में मोदी की लेड बाय मोदी बीजेपी सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने जो दो बहुत अहम मुद्दे बनाए हैं जिन पे चुनाव लड़ा है, उनमें से एक तो महंगाई है और दूसरा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का। महंगाई अगर आप फील्ड में जाते हैं तो डेफिनेटली मुद्दा दिखाई दे रहा है। गैस सिलेंडर के रेट जो हैं वो बहुत बड़ा इशू बना है हिमाचल में, कि पहले 400 का था, 500 का था, अब 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, कहीं 1200 का मिल रहा है, और ब्लैक भी मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की क्योंकि हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, रेलवे कनेक्टिविटी कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बसेस या ट्रक से है, तो उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हिमाचल में। तो वो भी एक महंगाई के साथ साथ वो मतलब महंगाई का ही एक इशू है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बहुत हैं, गैस सिलेंडर के प्राइसेस बहुत हैं। दूसरा इशू कांग्रेस ने लिया है ओपीएस का, दैट इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो पहले लग रहा था कि वो मुद्दा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी आप फील्ड में जाएंगे तो उसका एक डिफरेंट आपको लोगों की सोच उसमें दिखाई देगी कि जो 2004 तक के जो भर्ती हुए हैं सरकारी एम्प्लॉयज़, उनको तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिल रहा है। 2004 के बाद जो है वो सरकारी नौकरियों में ऑल ओवर इंडिया में भर्ती कम हुई है, नॉट जस्ट हिमाचल। और हिमाचल में तो जो आंकड़े बताते हैं हार्डली 5 to 6% भर्ती हुई है, और उसका दोष बीजेपी जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव पे डाल रही है कि उनके टाइम पे जो उन्होंने ओपन किया था इकोनॉमिक सेक्टर को, उसके बाद से सरकारी नौकरियों में भर्ती कम हुई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट दिया गया है। लेकिन ओपीएस से ज़्यादा जो है महंगाई का इशू है, और महंगाई को काउंटर करने के लिए बीजेपी का फील्ड ये कहना है कि उनके बहुत से जो स्टार कैंपेनर्स हैं अपने भाषणों में यही कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही बढ़ रहे हैं, तो वो तो इंटरनेशनल फिनोमेना है और कुछ यूक्रेन वॉर का भी उस पर इम्पैक्ट है। तो इसलिए महंगाई जो है वो बढ़ रही है, वो इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चीजें हैं जैसे सरिया सीमेंट है, वो भी हैं, वो सारा वो इसलिए है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, डीजल और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से। हिमाचल में ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, क्योंकि वो सारा ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रक्स और बसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो हिमाचल में बहुत कम है, तो गुड्स ट्रेन वगैरह नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो प्राइसेस हैं, इवन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, क्योंकि मटेरियल बाहर से आता है, तो हिमाचल में इसलिए हर चीज़ का आपको डबल रेट इसीलिए मिलता है। आई थिंक हिल एरियाज़ में मैक्सिमम ये एक फिनोमेना है, लेकिन इस बारी जो है वो रेट कुछ ज़्यादा है। कुछ गुड्स पे जीएसटी
लोगों का कहना है कि ज़रूरत से भी ज़्यादा है। तो पहाड़ी राज्यों में कुछ गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ती है तो कुछ चीज़ों पे जीएसटी कम किया भी जा सकता है। ये एक कांग्रेस ने जो है वो कैंपेन में अपने एक मुद्दा बनाया है, इशू बनाया है। और जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, अभी पीछे चंडीगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिनका नाम कौल सिंह ठाकुर है, उन्होंने जो भाजपा की मौजूदा सरकार उन पे इल्ज़ाम लगाए थे कि जो जयराम सरकार है वो जयराम जी खुद जो है वो बढ़िया हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, बट उनकी सरकार के अंदर जो कुछ मंत्री हैं जिन्होंने गड़बड़ करी है, कोई भ्रष्टाचार किया है, जिनका नाम भी लिया था बट अभी नहीं मैं लूँगा, तो वो पाइप घोटाला कोई हुआ है, जो सैनिटरी के जो पाइप्स वाटर सैनिटेशन मिशन के जो बिछाए 200-250 करोड़ के थे, तो वो सीधे ही डाल दिए, ओपन डाल दिए और उसका कनेक्टिविटी भी नहीं दी, जो पुरानी टंकियों के साथ ही जोड़ दिया बिना क्लीन कराए। तो इस तरीके से पुलिस की जो भर्ती के लिए जो पेपर घोटाला लीक घोटाला हुआ, इस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो जयराम सरकार है वो घोटालों की सरकार रही है। ऐसे बहुत सीरियस उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इसमें? देखिए, कांग्रेस ने एलिगेशन तो ज़रूर लगाए हैं लेकिन कहीं कोई एविडेंस नहीं कराया, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं किया, किसी एजेंसी में रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि एविडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, चार्जेस बहुत सीरियस हैं। लेकिन बीजेपी की एक बहुत बड़ी गेम प्लान होती है कि वो जो इस तरह के जो करप्शन चार्जेस हैं या जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार पे नहीं लेते हैं, वो इंडिविजुअल पे डाल देते हैं। आप मंडी से बड़े स्ट्रॉन्ग जो जयराम के राइट हैंड है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया है। उनकी जगह कौल सिंह ठाकुर जी को दिया है? नहीं, बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उनको टिकट ही नहीं दिया है। विजय महेंद्र सिंह को टिकट ही नहीं दिया गया और उनके बेटे को टिकट दिया उनकी जगह पे। तो वही बात है कि बीजेपी करप्शन चार्जेस और एंटी इनकम्बेंसी चार्जेस जो है वो अपनी सरकारों पे नहीं आने देती, वो इंडिविजुअल पे डालते हैं। इंडिविजुअल पे डालने से क्या वो सरकार की कारगुजारी से वो दूर जाएगा? वो बचने की कोशिश जरूर है। वो कहाँ तक सफल होते हैं तो रिजल्ट ही बताएगा। तो इसीलिए बहुत से जो हैं वो उनके कैंडिडेट्स बदले गए हैं। बहुत लोगों की टिकट कटी है। 2 मंत्रियों के जो है वो उन्होंने स्थान भी बदले हैं, जैसे राकेश पठानिया को नूरपुर से फतेहपुर ले आए और शिमला से सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी से टिकट दिया उन्होंने। इस बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बदली है क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशन थे या उनकी जो थे थोड़े वीक मंत्री साबित हो रहे थे या लोगों की जो उनके प्रति राय जो थी वो ठीक नहीं थी। और बहुत से नए चेहरे बीजेपी लेके आई है क्योंकि नए चेहरों के साथ एलिगेशंस नहीं होते। वेयरएज कांग्रेस ने ज़्यादा डिपेंड किया है अपने पुराने चेहरों पे। हालांकि उन्होंने कुछ सीनियर लीडर्स की टिकट्स भी काटी हैं, उनमें गंगूराम मुसाफिर भी हैं और भी हैं कुछ लोग। लेकिन कांग्रेस का ये है कि वो जो कांग्रेस की गुटबाजी है सेंटर की जो जिस तरह से उनका टिकट वितरण हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो 3-4 वो जो गुट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। वो टिकट्स जो है वो इस तरह से दिए गए हैं हिमाचल में। बीजेपी में कांग्रेस ने जो सुखो का ग्रुप है या मुकेश अग्निहोत्री के या रानी के, इस तरह से जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिविजुअल जो एरिया वाइज जो उनके ग्रुपिज्म है उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो दिए गए। उधर से जो कुछ कांग्रेस के जो बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स जिनको पता था टिकट नहीं मिलेगा, जिन्होंने छोड़ा है कांग्रेस को, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, स्पेशली कांगड़ा से, एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो इस तरह से कुछ बीजेपी ने भी कांग्रेस के लीडर्स को कैच किया है जिन जिन एरियाज में उनको स्ट्रॉन्ग लगे थे। तो जो बागियों के वोट काटने वाली स्थिति है वो दोनों पार्टीज में है इस वक्त। सरकाघाट से जो बड़े पुराने एक मंत्री 4 दफ़ा कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 7 दफ़ा शायद जीते हैं वो, उनका नाम रंगीला राम, उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि एड फैक्टर था। तो क्या उसका इफेक्ट, क्योंकि उनके 5 लाख गुज्जर वोट है उसकी सपोर्ट में, तो क्या कुछ है उसका इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस को? मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अब स्पेशली हाल में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है उससे जो हेती के लोग हैं, हेती कम्युनिटी के लोग हैं नाहन डिस्ट्रिक्ट में, वो दे आर वेरी हैप्पी। इसी तरह से गुज्जरों के लिए जो प्रेजेंट मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वोट ले जाएंगे, गुज्जरों के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्पेशल बोर्ड बनाया है और इस तरह से बहुत से काम किए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हिमाचल के जो ट्राइबल एरिया, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, गुज्जर हैं, गद्दी हैं और अब जो सुप्रीम कोर्ट से हेती लोग हैं, उनके लिए जो किया है वो पिछले इलेक्शंस में भी अगर आप एनालिसिस करो तो जो इन लोगों की जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट्स हैं उनकी वहाँ पे बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। गुज्जर कुछ चंबा में भी हैं, बेसिकली दे आर मुस्लिम्स, तो वहाँ पे भी जो वोट परसेंटेज बीजेपी का कुछ जहाँ जहाँ इनका बेल्ट है उनमें से कुछ सीट्स पे वोट परसेंटेज बीजेपी का अच्छा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि
अगर वो उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है सरकाघाट से, तो गुज्जर कम्युनिटी का सरकाघाट की शायद पिछली बार भी सीट बीजेपी ने ही जीती थी, हारे थे। तो मुझे लगता है कि एज फैक्टर से जिस तरह कहीं ना कहीं स्ट्रांगली फील की एक सर्टन एज के बाद पॉलिटिशियंस को भी अपनी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। धूमल साहब भी टिकट लेने गए थे बीजेपी से, लेकिन एक तो एज फैक्टर था तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया, दूसरा ऊपर से दोनों उनके बेटे भी एडजस्ट हैं। तो धूमल साहब शुरू में नाराज़ तो ज़रूर दिखे थे, लेकिन क्योंकि वो नाराज़गी शो भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 में अनुराग ठाकुर ने फिर से हमीरपुर से लोकसभा का इलेक्शन भी तो लड़ना है। मैम जो अभी जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है उस पर एग्रीकल्चर पे उनको बहुत बड़ी इनकम होती है। हम एप्पल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पीछे पैकेजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, 18% शायद, तो उससे काफ़ी जो ग्रोअर थे इसके एप्पल ग्रोअर के वो बड़े नाराज चल रहे थे। तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इसको बीजेपी को कोई? देखिए पिछली बारी पैकेजिंग, हालांकि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, लेकिन पैकेजिंग पे 18% जीएसटी लगाया था, तो उससे एप्पल ग्रोअर्स बहुत नाराज थे कि भी बहुत महंगाई होगी। एक तो पैकेजिंग मटेरियल उनको बहुत मुश्किल से मिल नहीं रहा था, दूसरा ऊपर से उसके ऊपर 18% जीएसटी था, तो एप्पल ग्रोअर्स डेफिनेटली नाराज़ है। लेकिन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कह दिया है कि उनका जो जीएसटी है वो हम 12% करेंगे, लेकिन जो अपर एरिया में नुकसान होना था वो शायद हो चुका है। इसीलिए अगर आप बीजेपी के कैंपेन का पैटर्न भी देखेंगे तो अपर एरिया में शायद एक रामपुर में जेपी नड्डा जी ने रैली की है, और शायद अपर एरिया में कोई स्टार कैंपेनर और गया नहीं है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक। लेकिन लोअर हिमाचल में बीजेपी के सारे के मंडी, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ये बहुत यहाँ पे इतना एग्रेसिवली बीजेपी ने प्रचार किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स 15 सीटें आपकी कांगड़ा में हैं और 10 सीटें मंडी में हैं। ऊना की 5 सीट्स, हमीरपुर की 5 सीट्स, ये मिला के सरकार बनती है, एंड चंबा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बीजेपी के मैक्सिमम स्टार कैंपेनर्स ने इधर ही कंसंट्रेट किया है। उनको पता है कि अपर में जो एप्पल ग्रोअर है, मैक्सिमम एप्पल ग्रोअर्स है शिमला तक, क्योंकि वो एप्पल ग्रोअर्स की एक टेंडेंसी है कि वो लोग ऑर्चर्ड्स में काम करते हैं, लेकिन एक फैमिली मेंबर जो है फैमिली के सारे बच्चों को लेके दे कम डाउन टू शिमला, वहाँ बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो फ्लाइट्स फ्रॉम शिमला टू द लास्ट पॉइंट, शायद लाहौल में बीजेपी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किन्नौर में भी उनका कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जीत पाएंगे या नहीं, आई डोंट प्रेडिक्ट दैट, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन बाकी जगह पे बीजेपी ने बहुत ज़्यादा कैंपेन भी नहीं किया है, क्योंकि अगर आप पूरा एनालिसिस करो तो शायद अपर और लोअर का डिवाइड साफ दिखाई देता है इस वक्त हिमाचल में। स्टार कैंपेनर की आपने जैसे बात की है कि बीजेपी वालों ने स्टार कैंपेनर ने बड़ा स्ट्रांगली जो है वो प्रचार किया है, तो जो इस समय लोगों के मन में रोष है महंगाई की वजह से, या जो एप्पल ग्रोअर जो नाराज है जीएसटी की वजह से उनको लॉस हुआ है, क्या जो स्टार कैंपेनर जो है, जो ये जनता है हिमाचल की जो इफेक्टेड हुई है ड्यू टू महंगाई कह लो, चाहे वो सिलेंडर की वजह से गैस की है या पेट्रोल डीजल की या एप्पल, क्या वो उनके मनों से वो रोष निकाल के कन्वर्ट कर पाएंगे वो वोट को बीजेपी की झोली में? आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि सब लोग ना बहुत बड़े बड़े सोप्स बांट रहे हैं इस वक्त। 1500 महिलाओं को 300 यूनिट बिजली फ्री, आपने भी किया है, लाभ आपने किया है, कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ऑलरेडी 125 मेगावाट फ्री दे चुकी है। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप पर कैपिटल इनकम देखें तो हिमाचल में शायद सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम है, इसलिए उनको ये लॉलीपॉप